नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम फैसला, 5 जजों की पीठ पढ़ रही है फैसला। पिछले साल 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। रिश्वत का जरिया बन सकता है चंदा, सरकारी नीतियां प्रभावित हो सकती है इससे। वहीं चुनाव चंदे की सीमा हटाने पर विचार किया जाए। वहीं आपको बताते चले कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संशोधन असंवैधानिक है, ये फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां बड़ा फैसला लिया गया। और साथ ही आपको बताते चले कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला लिया गया है। 5 जजों की पीठ पढ़ रही है फैसला। पिछले साल 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। रिश्वत का जरिया बन सकता है चंदा, सरकारी नीतियां प्रभावित हो सकती है, चुनाव चंदे की सीमा हटाने पर विचार होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद जुड़ गए हैं। आनंद, मामले में ज्यादा जानकारी आपसे चाहूंगी। जी पूजा, अगर इस बात की जाए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, तो कहीं ना कहीं सीजीआई ने इस मामले को लेकर स्पष्ट कह दिया कि इसमें 2 फैसले हैं, एक मेरा और एक संजीव खन्ना का। लेकिन अगर बात की जाए तो पूरा फैसला कहीं ना कहीं सर्वसम्मति से है, और यही कारण है कि उन्होंने तमाम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताया कि जो उसकी समय सीमा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनका एक इशारा इस तरफ भी था कि कहीं ना कहीं इसको राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर में लाना चाहिए, जिसके चलते जो भी पार्टी चंदा दे रही है उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का अड्डा ना बन जाए, कहीं सरकारी पॉलिसीज को चेंज ना हो सके, इसके चलते उसको लेके भी एक ऑप्शन होना चाहिए, जिससे पता लगे कौन चंदा दे रहा है और क्या उसकी चंदे के चलते पॉलिसीज तो नहीं बदल रही। जी बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं इसको लेकर फैसला तो आ चुका है और अभी 5 जजों की जो टीम है वो भी फैसला सुना ही रही है। अब इससे ये जानना चाहूंगी आपसे आनंद कि आखिर कितना प्रभाव पड़ता नजर आएगा फैसले के बाद। जी बिल्कुल, देखिए अगर चुनावी पार्टीज की आप बात की जाए तो किसको चंदा कौन देता है वो तमाम तरीके गोपनीय रखे जाते हैं, क्योंकि उसमें कभी भी किसी का नाम नहीं आता। लेकिन आप देखिए, वो ही सुप्रीम कोर्ट का एक कहीं ना कहीं कंसर्न है कि जो चंदा दे रहा है, क्या उसके चंदे देने के बाद ऐसा तो नहीं हो रहा कि सरकारी पॉलिसी चेंज हो रही हो, प्लानिंग चेंज हो रही है, या कहीं ना कहीं वो जो चंदा जा रहा है वो रिश्वत के तौर पर तो नहीं आ रहा। तो उसको लेकर उनका कंसर्न है, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये जो ब्लैक मनी का यूज तो इसमें नहीं हो रहा है। यही कारण है कि उसको लेकर तमाम जजेस कंसर्न है, और उनका ये साफ कहना है कि जो भी राइट टू इंफॉर्मेशन है उसके अंडर में इसको होना चाहिए, और तमाम जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वैल्यू है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, मतलब उसकी कीमत आगे बढ़ानी चाहिए, और उससे ज़्यादा भी आप दान दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इसके इन्फॉर्मेशन भी देनी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लोगों को। राइट टू इन्फॉर्मेशन में अगर कोई आरटीआई लगाए या कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए लगाए, तो उसके पास ये चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, किसने दिया है और क्यों दिया है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर वो सरकारी पॉलिसीज को तो इंटरफेयर नहीं कर रहा है या घुमा तो नहीं रहा है, तो उसको लेकर पारदर्शिता के तौर पर सीजीआई ने अपना जो फैसला है वो अभी तमाम चीजें सुना रहे हैं, और आगे जो फैसला आना है वो अभी वेटिंग है, क्योंकि लगातार 5 जजेस इस मामले में फैसला देंगे अभी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संशोधन असंवैधानिक है। कोर्ट की ओर से 5 जजों की टीम अभी फिलहाल इस पर फैसला सुना रही है। अभी जो पूरा फैसला है वो आना बाकी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके बाद आखिर चुनाव के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं, जो चंदा होता है, उसको लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पर कितना रोक लग पाएगा और कितना ब्रेक अभी इसके जरिए लगेगा, कितना प्रभाव इसका पड़ेगा, ये तमाम सवाल अभी भी बरकरार है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रभाव आखिर कितना पड़ता नजर आएगा। चले तो अब आगे बढ़ते हैं और डिबेट का रुख करते हैं, जहां पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है। वहीं आंसू गैस के जरिए हमले किए जा रहे हैं ताकि
किसानों को कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन इस बीच आज नेताओं के साथ सरकार के प्रतिनिधियों की बातचीत होनी है। किसान नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। किसानों को रोकने के लिए बीते 2 दिनों से उन पर लगातार आंसू गैस के गोले तो दागे ही जा रहे हैं, पर किसान मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इन सीमाओं पर सीमेंट और लोहे की बैरिकेडिंग भी की गई है। इसके अलावा किसानों को रोकने के लिए कटीले तार और कंटेनर भी लगा दिए गए हैं। बुधवार को किसान संगठनों ने ऐलान किया कि वो पंजाब में रेल रोको आंदोलन आज शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इसके बीच में जब प्रतिनिधियों से बातचीत होगी तो क्या समाधान निकलेगा या फिर समाधान के बाद किसानों की जो मांग है वो अड़ी रहेगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे जो गेस्ट का पैनल है वो भी जुड़ा हुआ है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे जो संवाददाता है वो भी जायजा ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से शंभू बॉर्डर पर किसानों की ओर से विरोध किया जा रहा है। उनसे खास बातचीत की है, देखिए। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। न्यूज़ इंडिया की टीम लगातार शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है, पल पल की अपडेट आप तक भी पहुंचा रही है। फिलहाल की तस्वीरों का अगर जिक्र किया जाए तो फिलहाल की तस्वीरें ये है कि बैरिकेड्स और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। 7 लेयर बैरिकेड्स कर दी गई है, कीलें लगा दी गई है और लोहे की जो तार होती है, नुकीली तारों का इस्तेमाल किया गया बैरिकेड्स को और ज़्यादा कवर करने के लिए, ताकि जो पंजाब के किसान हैं वो हरियाणा में ना जा पाए। शंभू बॉर्डर से ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली आपको नजर आ रही हैं, यहाँ तक कम से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर तक आपको ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आएंगे। लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कल जब हमारी किसानों से बातचीत हो रही थी तो किसानों की तरफ से कहा गया कि 16-17 जत्थे आ चुके हैं, लेकिन 16-17 जत्थों के साथ साथ आज संख्या और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और सबसे खास बात ये कि हमने दिखाया कि ट्रैक्टर ट्रॉली कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और भी किसान लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। किसानों से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है। किसानों का भी सेम कहना है, एक ही चीज़ कि हम शांतिपूर्ण ढंग से समाधान चाहते हैं। सरकार का भी यही कहना है, लेकिन बात फंस कहाँ रही है? सबसे पहले तो मैडम हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए जो सिखों के लिए जहाँ जो कम गिनती जहाँ लोग रहते हैं उनके लिए लाओ कानून जो अलग अलग क्यों है। हम देश के संविधान को मानते हैं और संविधान हमें इजाज़त देता अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। शांतमय प्रोटेस्ट हमारी दिल्ली राजधानी है और हमें जाने क्यों नहीं दे रहा, सबसे बड़ा तो ये सवाल है। और ये जो आप कर रहे हैं कि गलत तो सरकार कर रही है, गलत तो हमारे ऊपर गोले दाग रही हैं, अथरू गैस दाग रही हैं, प्लास्टिक की गोलियां दाग रही हैं, हमारे किसानों को फटड़ किया जा रहा है। बिल्कुल, प्लास्टिक की गोलियां भी मैं दिखाऊंगी। देखिए, किसानों के पास प्लास्टिक की गोलियां भी है जो लगातार दागी जा रही है 2 दिन से। और आज तो मल्टी लेयर बैरिकेड्स भी कर दी गई है। फिलहाल दिन की शुरुआत हुई है, अब आगे आगे क्या कुछ पूरे दिन में घटता है इसकी हर एक अपडेट न्यूज़ इंडिया आप तक पहुँचाएगा। जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम तो बिल्कुल पहले भी दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ शांतमय प्रोटेस्ट हुआ। हमने अपने किसानों की लाशें उठाई, अर्थियां उठाई है। कोई एक भी उधर कोई सिपाही हो या कोई अर्धसैनिक बल का जवान, किसी को कुछ नहीं पहुंचाया। और आज भी हम लोग अपना शांतमय प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। वो भी क्यों? और जिस देश के लिए हमने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी है, सिखों ने कुर्बानियाँ दी, किसानों ने कुर्बानियाँ दी, अनाज में पूरे देश का पेट भरा है। और आज उस किसानों को इतनी नफरत से क्यों देखा जा रहा है? आज किसानों को क्यों नहीं बुला के बात की जा रही है? उनके समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा? सर देखो, बात तो की जा रही है। मेरे कहने का मतलब कि 2 बार की बैठक हुई है, तीसरी है। किस मुद्दे पर बात फंस जा रही है? मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो ऐलान हुआ है दिल्ली मार्च का, ये 3 महीने पहले का हुआ है। और आज सरकार आज हमारे से बात कर रही। 3 महीने पहले से अगर सरकार सीरियस होती, किसान मसलों के लिए सीरियस होती, किसानों के लिए सीरियस होती, तो 3 महीने पहले जब हमने ऐलान किया था और हमको बुला के, हमारे सीनियर को बुला के बात करके बात को समाप्त करना चाहिए था। आज जब किसान अपने घरों से निकल पड़े हैं और सरकार आगे बैरिकेडिंग लगा के उनको एक गुलाम होने का एहसास करवा रही है, किसानों को मतलब बहुत नीच तरीके से देखा जा रहा है सरकार की तरफ से। सर, आज बैठक होने वाली है, समाधान की उम्मीद? 100% उम्मीद है। हमको ये डरा रहा है, जहाज चढ़ाकर गोलियां चला कर, ड्रोन चलाकर। हाँ, डरा रहा है। हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी मंगा लेकर रहेंगे। हम घर से निकले हैं, सब सामान साढ़े पास है।
हम ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਏਗਾ ਅਬਰ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮਰਥਕ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜੇ ਨਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹਮ ਆਪ ਪਕਾ लेगा। कल भारत बंद का आह्वान भी आप लोगों की तरफ से बुलाया गया है। बंद रहेगा। बंद रहेगा बंद रहेगा सभी किसान एक साथ। एक साथ हर ट्राली में गैस सिलेंडर आटा दाल सब प्रबंध असीं लेके आए हैं। जब यहाँ से राशन बंद हो जाएगा अपना पकाना पकाएंगे। दूसरी बात ये जो कि नवी अपडेट आ रही है, हाई कोर्ट का आज का फैसला है कल का कि तुम बैरिकेड नहीं लगा सकते। क्या ये हाई कोर्ट के ऊपर है जो बैरिकेड को आज फिर पक्का कर दिया? इसीलिए हम बोलते हैं पहली बात तो ये है कि पंजाब को ये मारना चाहते हैं। हर एक इंसान को प्रोटेस्ट करने का हक है। ये हमको जाने देते, वहाँ पे निश्चित कर देते जगह भी फलानी जगह जाके धरना लगा लो। इन्होंने तो किले लगा दी। कोई हम अतवादी हैं, इस देश के नहीं हैं हम। ये सरासर गलत है। बिल्कुल, देखिए कीलें लगा दी गई है। इसी को लेकर के किसानों की तरफ से तमाम सवाल किए जा रहे हैं और हजारों सवाल किसानों के मन में यही कि क्या हम आतंकवादी है क्या? हम तो सिर्फ जंतर मंतर पर जाकर के प्रोटेस्ट करना चाहते थे, अपनी मांगों को उठाना चाहते थे। उसके बाद भी इस तरीके की हरकत सरकार की तरफ से क्यों की जा रही है? बात कहाँ फंस रही है? वो 3 मांगों को लेकर के 11 मांगे किसानों की तरफ से उठाई जा रही थी। हर एक मांग पर सहमति बन रही है, लेकिन जो 3 मुख्य मांगे किसानों की है उन पर बात हर बार फंस जाती है। देश भर की निगाहें इसी पर है। न्यूज इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णदेव के साथ मैं आंचल कादियान। आज का मुद्दा और यही है सबसे बड़ा सवाल, और इसी के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ अश्विनी शाही हैं, नेता है बीजेपी के, अजय अरोड़ा जी है, नेता है कांग्रेस के, राजेंद्र यादव जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान संगठन के, और साथ ही आकांक्ष पंडित हमारे साथ है, प्रवक्ता है बीकेयू के। आप सभी का सबसे पहले तो न्यूज इंडिया पर स्वागत करना चाहूंगी। राजेंद्र जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले दिल्ली चलो मार्च, फिर बॉर्डर पर बवाल, और अब समाधान और समझौते का प्रयास। आज 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत होगी, प्रतिनिधियों के साथ किसानों के बातचीत के जरिए क्या समाधान आज निकलेगा? क्या ये उम्मीद की जाए कि किसानों को मना लिया जाएगा? ठीक है, सभी लोग जो बैठे हुए हैं, चाहे देश का किसान इस आंदोलन को देख रहा है कि कहाँ जाके ये स्थिर हो, वो इंतजार कर रहा है, या जो लोग बॉर्डर पे रुके हुए हैं अभी, वो सब यही देख रहे हैं कि सरकार के साथ एक बहुत अच्छी क्या कहते हैं वार्ता हो जाए, इससे कोई हल निकल जाए। क्योंकि हल निकलने में ही सबके लिए अच्छा है, सबके लिए फायदेमंद है। टकराव किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं होता। ना किसान टकराव करने के लिए कभी निकलता है। किसान 3 महीने से इंतज़ार किया है कि भाई कोई आए, हमसे वार्ता कर ले, हमसे हमारा दुख दर्द समझ ले। और हम किन मांगों के लिए आ रहे हैं, वो भी एक बड़ा अपने आप में एक मुद्दा है। हम उन मांगों के लिए आ रहे हैं। जब 13 महीने का आंदोलन हम लोगों ने दिल्ली के बॉर्डर पर दिया था, केंद्र सरकार ने हमसे कहा था कि भाई आप लोग अपने घर चले जाओ, हम आपकी सारी बातों को मांग लेते हैं, आपके लिए MSP पर कमेटी बना देते हैं, हम लोग लखीमपुर जो घटना है उस पर भी बात कर लेंगे, और जो किसानों पर जो मुकदमे हैं उनको भी वापस कर लेंगे। बिजली अधिनियम बिल की बात थी, उसमें भी सरकार ने कह दिया था कि हाँ उस पर भी हम लोग काम कर लेंगे। और पराली जलाने वाला जो एक प्रकरण आया था, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल गोलमोल तरीके से घुमा रखी हैं। तो सरकार ने कहा कि बिल्कुल हम आप लोगों के साथ कमेटी बनाकर काम कर लेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है। हम लोग भी भोले भाले लोग थे, सीधे साधे तरीके से सरकार ने कहा, देश की सरकार पर हम लोगों ने भरोसा किया, कोई अपने लोगों ने गुनाह तो हमने किया नहीं। उसके लिए हमने 2 साल तक इंतजार किया कि बस 2 साल में कोई कमेटी बने, कोई निर्णय आए, कोई हमसे वार्ता करे। कोई वार्ता नहीं कर रहा, हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। फिर हम लोग कहते हैं कि भाई 3 महीने पहले हम लोग सरकार से कहते हैं कि भाई हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं, चुनाव सर पर है, आप लोग हमसे बात कीजिएगा। जो हमारे लिए कमेटी बनाने की बात थी, जो हमारे अधिकारों की बात आपने कही थी, उन अधिकारों की बात हमसे चर्चा कर लीजिएगा। जब आप लोग चर्चा नहीं कर रहे हो तो हमारे पास रास्ता क्या होता है? हम दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं। जब किसान दिल्ली की तरफ कूच करता है तभी प्रशासन क्यों चेतता है, क्यों जागता है, क्यों हमारे रास्ते रोके जाते हैं? हम ही लोग तो दिल्ली भेजने वाले हैं। हाँ। और हम दिल्ली आ जाएं तो आपको बड़ा दर्द होता है। यानी राजेंद्र जी, आप साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि कोशिश जो है, प्रयास जो है पहले किसानों की ओर से की गई, लेकिन सरकार के ही कानों पर जू नहीं रहेंगी, जिसके बाद मजबूरन किसान जो है इस आंदोलन के लिए अग्रसर हुए, मजबूर हुए। हमारे साथ अक्षांश पंडित जी भी है।
आकांक्ष जी, आपसे सबसे बड़ा सवाल यही, देखिए आज 3 केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे, किसानों के साथ वार्ता होगी, बातचीत होगी, कोशिश की जाएगी कि जो समस्या है उसका समाधान निकल सके। लेकिन बावजूद इसके देखिए राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया और साफ तौर पर ऐलान किया गया कि कल की जो तारीख है 16 फरवरी की तारीख, लगभग 26 संगठन एक साथ मिलकर भारत बंद का ऐलान करेंगे, ऐलान कर चुके हैं। पूजा जी, मैं आपको अभी लगातार मैं 2 दिन से इस बात को बता रहा हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ। पूर्व में भी आपके चैनल में भी मैंने इस चीज को बोला है कि जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को निपटाने पे वार्ता होने की आवश्यकता है और समस्याएं को नए रूप दे देने की आवश्यकता नहीं है। एक लंबा अरसा गुजर गया, चाहे वो एमएसपी की बात को लेकर हो और सरकार ने जो आंदोलन की वापसी कराई थी उस पर हो, जो भी विषय था उस सभी विषयों पे लगातार चर्चा करने के लिए किसान संगठन लगातार अपने अपने एफर्ट लगा रहे थे और लगातार कह रहे थे कि इसकी चर्चा करके इस मामलों को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। लेकिन आप समझिए कि सरकार और सरकार के नुमाइंदों के कान पर जू तक नहीं रहेगा और उसके बाद भी इतनी सहनशील जाति के लोग हैं हम लोग कि चंडीगढ़ में फिर से किसान साथियों के द्वारा फिर से वार्ता की शुरुआत की गई। लेकिन वहां भी जब वार्ता में रिजल्ट पूरा 0-0 और 0 की स्टेज पे हम पहुंचे तो जिस व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने ठंडी गर्मी बरसात और अपने कई भाइयों की शहादत देने का काम किया था और जिसके लिए हम लोग एक लंबे समय तक दिल्ली की सीमाओं पर रुके रहे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोगों को कहा गया था कि आप अपने अपने घर वापस चले जाइए, जितने भी आपकी समस्याएं हैं उन सभी विषयों पर हम लोग बैठ करके। जी, ये भी कहा जाता है, देखिए कहा जाता है कि आपकी बात जितनी सीधी हो, जितनी सरल हो, उतने ही आराम से सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात समझ में आती है। लेकिन आपका ये कहना है, जो आप बराबर कह रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के नेता अश्विनी शाही जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं आपके सवाल का जवाब जरूर लूंगी कि बात करने की, वार्ता करने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन सरकार समस्या को समझने के बजाय उसे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करती है और उसे रिप्रेजेंट करने के बाद खुद ही उसका समाधान भी बता देती है। यानी साफ तौर पर आपका ये कहना है या कह लीजिए एक आरोप है कि सरकार जो है वो परेशानियों को तो समझती नहीं है, लेकिन किसानों के ऊपर ही झूठी परेशानियों को क्रिएट करने का, खड़ा करने का आरोप जरूर लगा देती है। कुछ ऐसा? पूजा जी, मैं एक बार अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, समस्या कई बार क्या होता है कि जब आंदोलन चल रहा था उस दौरान भी मैंने इस चीज को कहा था कि जब तक किसी को पूरा पावर दे करके वार्ता के लिए नहीं भेजा जाएगा, समस्या जस की तस जहां थी वहीं रहेगी। एमएसपी पे लगातार वार्ता चल रही है, लगातार पता नहीं कौन सी कमेटियां गठित होती, किस कमरे में बैठकर क्या डिस्कस हो जाता है, किन लोगों से चर्चा हो जाती है, किस तरीके की विषयों पर वार्ता हो जाती है। और सरकार, अभी मैं कल एक जगह बोल रहा था तो उन्होंने बताया कि स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया, तो हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि स्वामीनाथन जी के द्वारा जो रिपोर्ट की वार्ता की गई थी, अगर उसको पूर्णतया लागू कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और एक चीज समझ लीजिए कि 2022 में हम लोगों की जो आय दुगनी होनी थी उस पर की वार्ता, एमएसपी पर गारंटी। पूजा जी, आप समझिए कि एमएसपी कितनी बड़ी जरूरत की चीज है। बिल्कुल। कि आप न्यूज, आप जिस चैनल पे हम लोग अभी वार्ता कर रहे हैं, जिसपे आप जॉब कर रही हैं जी, उसमें आपके और न्यूज चैनल के बीच में एक वेतन तय है, आप उस वेतन पे काम कर रहे होंगे। बिल्कुल। लेकिन जिस वेतन को, जिस फसल को हम लोग ठंडी गर्मी और बरसात में पैदा करने का काम करते हैं, उसका रेट सरकार के द्वारा तय किया जाता है और उस रेट को भी सरकार के द्वारा हमको पूर्णतया नहीं जब दिया जाता है, तो आप बताइए, यदि आप जिस कंपनी में, जिस चैनल में काम कर रहे हैं और अगर आपके एक संबंधित अमाउंट की जो वेतन
जो आप दोनों के बीच में तय होगी और उस वेतन के लिए आपको सालों सालों लड़ाई लड़नी पड़े, तो आप किस स्टेज पे खड़ी होंगी? बिल्कुल। हम उसी स्टेज पर खड़े हैं और उसी बात को करने के लिए जब हम लोग कई वार्ता अपने यहाँ किए, जब हमारी वार्ता को नहीं सुना गया, तो अब हम अपने देश के प्रधान सेवक के पास अपनी वार्ता सुनाने के लिए आ रहे हैं। अब जब अपनी बात, जब आपका निचले स्तर के आपके जो मैनेजर होंगे जो नहीं सुनेंगे, तब आप कंपनी के सीईओ के पास जाएंगे। अब जब हम सीईओ के पास जा रहे हैं, तो हमको बीच के जितने भी कंपनी के लोग हैं विभिन्न प्रकार के आरोप लगा करके परेशान करने की मंशा से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सीईओ की ड्यूटी है कि ठीक है, यानी समस्या साफ तौर पर देखिए ये कह सकते हैं कि एमएसपी का जो दर है वो सरकार ही तय करती है, लेकिन सरकार तय करने के बावजूद भी किसानों को वो पैसा नहीं दिया जाता है। अश्विनी शाही जी, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि साफ तौर पर पीएम मोदी आते हैं, देश को संबोधित करते हैं, 3 कृषि कानून आपको याद होगा जो लाए गए थे, विरोध हुआ, आंदोलन हुआ, कई किसानों ने अपनी जान गंवा दी और कहा गया कि हम तीनों कृषि कानून को वापस लेते हैं, लेकिन एमएसपी के लिए कमेटी का गठन होगा, विचार किया जाएगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। 2 साल का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक ना तो कमेटी गठित हुई और ना ही कोई परिणाम निकला, ना ही कोई समाधान। उषा जी, देखिए, मैंने बड़े ध्यान से हमारे दोनों मित्रों राजेंद्र जी और अक्षांश जी को सुना और देश इस समय जो है बड़े ही एक बर्बर रूप देख रहा है जो हमारे किसान भाइयों के बीच में जो अराजक लोग घुसे हैं उनका। सरकार बड़े प्यार से चाहती है कि हमारे किसान भाई, क्योंकि किसानों ने ही, अक्षांश जी ने कहा था, राजेंद्र जी ने कहा था कि हमने दिल्ली भेजा है, तो एकदम अच्छी बात है। इन्होंने ही सरकार चुनकर दिल्ली की सरकार बनाई है, इनको दिल्ली की सरकार से मांगने का हक है, अधिकार है। मगर उस अधिकार को इन लोगों ने जो हाईजैक हो जाता, जैसे पिछली बार ही हुआ, 26 जनवरी की वो घटना कोई नहीं भूला, आईटीओ की कोई घटना नहीं भूला, तो सरकार आगे बढ़कर, अक्षांश भाई, सरकार आगे बढ़कर चंडीगढ़ गई, राजेंद्र जी 3 मंत्री गए और आप लोग कह रहे हैं, क्या नहीं लग रहा है कि बीच किसान में नहीं, नेताओं ने 2 साल का समय नहीं दिया और वार्ता नहीं की? बीच में नहीं, मैंने आपको ध्यान से सुना, आप ध्यान से सुनिए, आपको सुना तो सरकार को सुनिए, यही आप लोगों की आदत है। बीच में नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए, धैर्य से, मैंने आपको सुना, आप धैर्य से सुन लीजिए। बोलिए अश्विनी शाही, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए प्लीज। सरकार के 3 मंत्री जाकर, जो माननीय गृह राज्य मंत्री, माननीय पीयूष गोयल जी और माननीय कृषि मंत्री जी जब चंडीगढ़ तक जाते हैं, तो हमारे किसान नेता अक्षांश जी और राजेंद्र जी कह रहे हैं कि इनके पास अधिकार नहीं है। अब देश के मंत्रियों को ये लोग तय करेंगे कि अधिकार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये एकदम जेन्युइन मांगे हैं। पिछली बार जो इतने दिन आंदोलन चला, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला, सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए, आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद भी आंदोलन चलता रहा। चलिए ठीक है, फिर आंदोलन हुआ, अच्छी बात है, मांग होनी चाहिए। सरकार ने एक अदम्य साहस का काम किया था कि हम किसानों के लिए 3 कानून लेकर आएंगे, जिसमें किसानों के मिट्टी की पहचान करेंगे, किसानों को पैसा डायरेक्ट देंगे, किसानों को हम जो बिजली की विसंगति है वो दूर करेंगे, तमाम तरह की चीजें दूर करने के लिए वो कानून आए थे। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया, सरकार ने वापस। अब आप कह रहे हैं इस बात को कि एमएसपी की दिक्कत। अक्षांश जी और राजेंद्र भाई, 2 किसान लोग बैठे हैं, 40 लाख एमएसपी पर खरीद वाले किसान भाई हमारे बढ़े हैं इन 2 सालों की मैं बात कर रहा हूं। ये 24 में हम बैठे हैं, 23 और 22, 40 लाख। सरकार ने 2,28,000 करोड़ रुपए किसान भाइयों को दिए हैं। सरकार दे रही है, सरकार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अश्विनी शाही जी, आपको नहीं लगता कि सरकार को किसानों की मदद तो करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। एमएसपी के दर पे अगर वो अपना अनाज नहीं बेचेंगे तो आखिर सरकार ने और कोई दूसरा रास्ता क्या छोड़ा? आप जवाब दीजिए ना इसका। कमेटी का जब गठन करना था, कमेटी का गठन नहीं हुआ। जब एमएसपी पर राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग की जा रही है, दोबारा मजबूर होना पड़ा किसानों को, दोबारा मजबूर होना पड़ा। ना जाने अभी भी आप देखिए, क्या ये तरीका ठीक है? आप कटीले तार बिछा दे रहे हैं, आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, आप गोलियां चलवा रहे हैं। क्या ये तरीका अन्नदाताओं के साथ बात करने का ठीक है? आपको क्या लगता है, क्या तरीका ठीक है सरकार का? लाभ सरकार तभी पहुंचा रही है ना जब किसानों ने उन्हें चुनकर वहां बैठाया है उस कुर्सी पर।
सुनेंगी, कोई सुनेगा नहीं तो सरकार क्या बोलेगी? पूजा जी बोलिए आप। लगातार बोलेंगी, इतना बड़ा सवाल आप करेंगी तो तो आप जवाब क्या जिक्र पाएंगी? कर रहे हैं कि 3 केंद्रीय मंत्री को भेजा गया है, लेकिन अब भेजा गया ना सर, 2 साल से क्या नहीं हो तो रहा कब था? भेजा जाता? 2 साल से क्या हो रहा था? कब कमेटी का तो सुप्रीम गठन कोर्ट नहीं के- हुआ ना 2 साल से। अरे सुन लीजिए बताइए। मोहतरमा, सुन लीजिए। जब कमेटी गठित होती है तो किसान कहते हैं कमेटी हम मानेंगे नहीं। किसानों का ठीक है, रुक करेंगे दोबारा। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ वक्त छोट से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। चले तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और देखिए, किसान क्या इस बार मानेंगे? क्या अगर केंद्र मंत्री बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालती है, हल निकाला जाता है, तो क्या उस पर किसानों की सहमति होगी? यही आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। और हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। अश्विनी शाही जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपकी ओर ही रुक करते हुए मैं चाहूंगी कि आपकी बातों को आप पूरा करें। किसानों की मांग है कि एमएसपी पर राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, लेकिन साथ ही आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित तो किया था, एमएसपी पर कमेटी का गठन करने का वादा तो किया था, लेकिन बीजेपी ने कोई से वादे पूरे नहीं किए अब तक। अश्विनी जी। काम किया 2006 में स्वामीनाथन का आयोग की रिपोर्ट नहीं किया। स्वामीनाथन आयोग के 33% जो सिफारिशें लागू की गई थी, उसमें 33% सिफारिशें राज्य सरकारें लागू कर सकती हैं, तो पंजाब सरकार ने क्यों नहीं किया 33%? और पूरे देश में सिर्फ क्या पंजाब में ही किसान हैं? और ना पंजाब, आपको सबको पता होना चाहिए कि पंजाब के किसान ना तो सबसे ज्यादा गेहूं उगाते हैं, ना सबसे ज्यादा धान उगाते हैं। पूरे देश में बंगाल में भी धान सबसे ज्यादा उगाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी उगाया जाता है, वहां के किसान कहीं नहीं है। लेकिन जो भी हो, राज्य हमारा है, देश हमारा है, हम उनके साथ हैं। इसीलिए माननीय मंत्री जी लोग 3-3 दफे वार्ता करने जा रहे हैं आगे बढ़कर, और जो जेन्युइन मांगे होंगी, शांतिपूर्वक होंगी, वो मानी जाएंगी। लेकिन कहीं भी किसी को अराजकता करने की छूट नहीं होगी, कहीं किसी को देश के साथ खिलवाड़ करने का छूट नहीं होगा, जैसा कि पीछे के आंदोलन में हुआ था। ये न तो श्रीलंका है कि राष्ट्रपति भवन में कोई घुसकर अराजकता कर सकता है, न पाकिस्तान है कि वहां पर भीड़ तंत्र से काम चलाया जाएगा। शांति वार्ता के लिए हमेशा स्वागत है किसान भाइयों का। किसान हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं, उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी और मैक्सिमम मांगे मान ली गई है लगभग। लेकिन अब कह रहे हैं किसान की WTO से रिश्ता तोड़ लीजिए, FTO से बाहर निकल जाइए। अजय अरोड़ा जी भी जुड़े हुए हैं, नेता कांग्रेस के। अजय जी, देखिए, राहुल गांधी कहते हैं कि अगर इस बार बनी हमारी सरकार और अगर हम सत्ता में आए तो किसानों की हर मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन आप भी बेहतर जानते होंगे, 2010 में याद कीजिए, जब साफ तौर पर कहा गया था कि एमएसपी को या फिर स्वामीनाथन जी का जो कानून है उसे लागू किया जाए, ये मांग की गई थी। तब कहा गया था कि ये व्यवहारिक नहीं है और एमएसपी पर कानून नहीं बन सकता। तब यूपीए के सरकार में ही इनकार कर दिया गया था। फिर अब ये वादा कैसे पूरा हो जाएगा? अजय जी। अजय जी, मैं चाहूंगी कि आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। चलिए ठीक है, दोबारा रुक करूंगी अजय जी की ओर। लेकिन राजेंद्र जी, आप कह रहे थे कि जवाब आप देना चाहेंगे अश्विनी जी को, प्लीज। देखिए, मैं अश्विनी जी को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज बड़े अहंकार वाली बात अश्विनी शाही जी करते हैं, जो आजकल नॉर्मल अश्विनी शाही जी को जब मैं सुनता हूँ या कभी होते हैं डिबेट पे, तो ऐसी बातें करते नहीं है। मुझे लगता है कुछ मंत्र शायद इन्हें अलग से मिल गया है। पर केंद्र सरकार के 3 मंत्री अगर चंडीगढ़ चले गए तो कौन सा भैया पाकिस्तान चले गए, या देश के किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ नहीं जाना चाहिए था? किन के बीच चले गए? क्या आप कभी उनके बीच में गए नहीं हो कभी? अरे वोट मांगने के लिए आप जाते हो, आज उनसे वार्ता करने के लिए चले गए, तो भैया आप किसान में कौन सी गुस्ताखी हो गई? देश का किसान
इसी देश का नागरिक है और इस देश को चलाना जानता है, किस तरीके से चलता है। वो सरकार है बदलना जानता है, उसको पता है कि कौन सी पार्टी को आपके लिए बेहतर कर सकती है। अराजकता वाला कहाँ से आपने सवाल खड़ा कर दिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ से अराजकता वाली बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। आपको कहाँ अराजकता दिखाई दे रही है? पुलिस ने रास्ता रोक रखा है, वो उधर खड़े हुए हैं, आंसू गैस आप कर रहे हो, रबड़ की गोलियां आप चला रहे हो, अराजकता हम कर रहे हैं, कटीले तार आप लगा रहे हो, भैया अराजकता हम कर रहे हैं। अरे दिल्ली आने दो ना यार, दिल्ली आने में क्या दिक्कत क्या है? दिल्ली आने में 13 महीने तक हम दिल्ली के बॉर्डर पर आपने रोका रखा, कितनी शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग 13 महीने बैठे रहे। आप बैठ के दिखा दो आपका रास्ता का कोई रोकता है? अगर आपका कोई रास्ता रोकता है तो आप बैरिकेड तोड़ने की हिम्मत रखते हो। किसान तो बेचारा बैठा रहा 13 महीने तक, कितना इंतजार किया, कितने अच्छे तरीके से वार्ता करी हम लोगों ने। आप लोगों ने जब कहा वार्ता करने की बात हुई, हम लोग बिल्कुल तैयार हुए। और मैंने तो आपके क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को लेटर अलग से लिख के दिया था कि आप लोग किसानों पर इल्जाम लगाते हो कि भाई ये अंदर कुछ और बात करते हैं, बाहर कुछ और बात करते हैं, क्यों ना इनका क्या कहते हैं लाइव टेलीकास्ट करा दो। पता चला कि किसान झूठ बोल रहे हैं, देश के नेता झूठ बोल रहे हैं जो सरकार चला रहे हैं। हमने तो कल भी आगे बढ़ के कहा है कि 3 मंत्रियों की लिस्ट में अनुराग ठाकुर जी को भी जोड़ लो, उनको भी बुला लो, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ राज्य हिमाचल प्रदेश है, वहीं से वो वहीं के रहने वाले हैं, तो हो सकता है पड़ोसी ज्यादा क्या कहते हैं सुन ले, हमारा दुख दर्द सुन ले। हम लोगों ने अपनी तरफ से कहा है, आपकी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। हम लोगों ने ही लिख के दिया है कि हम वार्ता फिर से करना चाहते हैं। हम लोग दिल्ली जाने के साथ साथ हम लोग चंडीगढ़। देखिए आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि बीजेपी तो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश किसानों के लिए करती है, चाहे उनके खाते में पैसा भिजवाना हो, बिजली मुफ्त करवाना हो, चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हो। केंद्र सरकार तो काम करती है, अब राज्य सरकार अगर अपने स्तर पर काम ना करे तो इसमें केंद्र सरकार थोड़ी ना जिम्मेदार। देखिए मैं केंद्र सरकार पे आऊंगा, क्योंकि आज लड़ाई जो केंद्र सरकार से चल रही है तो केंद्र सरकार की बात करने लगते जी। हम लोगों से ये कहते हैं कि एमएसपी पर एक कमेटी बनाई जिसमें राजीव अग्रवाल जी जो कृषि मंत्रालय में कोई राजेंद्र जी माफ कीजिएगा, यहाँ पर रोक रही हूँ आपको, क्या वो कमेटी अब तक बनी? नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। वो ये कहते हैं, अभी उनका एक स्टेटमेंट देखा था और हमारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन्होंने भी कल परसों एक चैनल पे कहा था ये बात कि वो कमेटी के साथ 5 मीटिंग हुई। वो 5 मीटिंग नहीं है, मैं बताऊँ आपको, वो 33 या 35 मीटिंग है जिनका वो उल्लेख करते हैं। 5 मीटिंग वो हैं जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता हैं वो पहुंचे थे। बाकी की जो 30 या 28 मीटिंग हैं वो सिर्फ हवा में हैं। उन्होंने अपने यहाँ से चढ़ा दिया है कि हम लोगों ने इतनी मीटिंग कर ली है, उसका कोई दस्तावेज नहीं है। ये किसानों को इससे बड़ा धोखा आप क्या दोगे, जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम लोग इनसे हर चीज़ पे वार्ता करने के लिए तैयार हैं। दुख का विषय यही है, सिर्फ दुख का विषय ये है कि आप लोग सिर्फ कागजों में कहाना पूर्ति करते हो, धरातल पर कुछ नहीं लाते हो। आप स्कीमें ला रहे हो, आपका काम है स्कीम लाने के लिए, लेकिन वो स्कीमें पहुंच कहाँ तक रही हैं उस पर भी आना चाहिए। मैं बजट सत्र में मैं आपके साथ ही बैठा था, मुझे अच्छे से याद है कि बड़ी अच्छी बजट है, मैं भी तारीफ करके गया था। ठीक है, चलो किसानों को खुश करने की कोशिश करी गई है, लेकिन अगर पिछले वाले बजट पे हम लोग आए तो उसका कितना % आप लोगों ने खर्च किया किसानों के ऊपर? आपने अमाउंट तो दे दिया था कि भाई इतना पैसा हम लोगों ने दे दिया, 48% पैसा आप लोगों ने खर्च किया था। तो आप अपने जो भी आप वादे करते हो उन्हें फंस खुद रहे हो। किसान तो सिर्फ आपसे सीधी बात करने के लिए आ रहा, आप बात कर लो, रास्ते खोलो, हम लोगों को बैठाओ। पीछे भी आपने कहा था कि किसानों की आवाज क्या कांग्रेस इस बार सुनेगी? अजय अरोड़ा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अजय जी मैं चाहूंगी एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं पूजा जी आपकी एक बात का जवाब देता हूँ कि जब किसान आंदोलन करता है तो राजनीतिक पार्टियां अपना से सब लेकर तंबू पंबू तैयार हो जाती हैं कि चलो हम लोग भी फायदा उठाते हैं, हम लोग भी फायदा उठाते हैं। मैं आपके माध्यम से फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये शुद्ध अराजनीतिक क्या कहते हैं आंदोलन है, ये किसी भी राजनीतिक दल से कोई ओत प्रेत नहीं है। बात आती है कि किसानों को बरगलाया लिया जाता है, किसान भोले वाले होते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, किसान भोले वाले होते हैं। तभी तो 13 महीने का आंदोलन करने के बाद हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ठीक है, मैं सारी बातों पर सहमति बनाता हूँ। हम उसी भोले भाले तरीके से चले गए थे हम लोग। तो तब विपक्ष ने कहा था कि भाई इन्हें तो सरकार ने बहका लिया। आज हम फिर से अपने अधिकार की बात करने के लिए आते हैं तो आज सरकार कह रही है कि भाई इनको तो विपक्ष ने बरगला रखा है, विपक्ष इनके ऊपर रोटियां सेकना चाहता है। तो ये किसानों का दुर्भाग्य है कि अगर किसान अपने हक अधिकार की बात करता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे क्या कहते हैं किसानों के ऊपर अपनी रोटियां सेकते हैं और बुराई देने का काम करते हैं। अगर सरकार के साथ अच्छी बात यानी कहा जा सकता है कि जय जवान जय किसान तो एकमात्र नारा है, लेकिन
अन्नदाताओं की सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है, सब केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आकांक्ष जी, एक सवाल देखिए ये भी खड़ा होता है, जब आप एमएसपी कानून की मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार जो है किसी भी फसल पर एमएसपी रेट जो है खुद से निर्धारित करती है और मजबूरन किसानों को उसी रेट पर जो अनाज है वो बेचना पड़ता है, इसलिए ये अधिकार किसानों को मिलना चाहिए ताकि वो भी फसलों का जो दाम है वो तय कर पाए। लेकिन एक सवाल इस बीच ये उठता है कि अगर किसानों को ये पूरा अधिकार दे दिया जाए, देखिए हम मानते हैं किसानों की मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, हर समय परिश्रम करते तब जाकर कोई फसल वो ठीक से उपजा पाते हैं, लेकिन अगर ये अधिकार किसानों को दे दिया जाता है तो आपको नहीं लगता कि आज जो सब्जी, मान लीजिए अगर आलू मैं 20 रुपए किलो खरीद रही हूं, अगर कल को किसान अपने फायदे के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्हें क्षति हुई है, उसकी पूर्ति भी करनी है, अगर वही 100 रुपए किलो हो जाए तो इसका प्रभाव आम लोगों पर ज्यादा पड़ेगा। इसलिए इसके लिए भी, यानी एमएसपी कानून के लिए भी बीच का कोई रास्ता निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूजा जी, बात को अगर इसी बात को थोड़ी सी सुव्यवस्थित तौर पे कर दिया जाएगा तो पूरी बात बन जाएगी। हाँ बताइए। देखिए, हमने आज तक एक बात को समझिए, कभी भी ये कहा ही नहीं है कि एमएसपी क्या किया जाए, कैसे किया जाए। हम केवल एक चीज कह रहे हैं, एक लाइन की बात कह रहे हैं। और अश्विनी शाही जी मेरी बात को लेकर थोड़ा सा नाराज हो गए थे, मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा था। कोई नाराजगी नहीं। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, हाँ। कि हम ये कह रहे हैं कि हम लोग देश के वो लोग हैं जिन लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। और एमएसपी पे, गारंटी पे हम कुछ नहीं कहते, हम केवल एक बात कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो रेट तय किया जाए वो रेट तो कम से कम हमें दे दो। दूसरी बात, इसको बहुत करीब से समझने की जरूरत है। ये लगातार कह रहे हैं कि अराजकता करेंगे, ये करेंगे, वो होगा। आप ये बताइए कि हम आपके भाई हैं, हम आपके परिवार के सदस्य हैं, हम क्यों अराजकता करेंगे भाई? और अगर घर की समस्याएं होंगी तो घर के मुखिया से हम बात नहीं करेंगे। बात करने क्या वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं है, ये फलाना नहीं है। अरे हम अपने मुखिया से बात करने आ रहे हैं कि भैया घर में ये समस्या है, हम अपनी बात रखने आ रहे हैं। पूजा जी, मैं जवाब दे दूं जी, बोलिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर उसके बाद आपका जवाब, एक लाइन और बोल लूं, फिर उसके बाद आप बोल लें प्लीज। बोलिए आकांक्ष जी। और लास्ट बात मैं आपको फिर बता दूं कि जब अभी हमारे यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इसके पहले बजट पर जब काम हुआ तो हम सब लोगों ने मिलकर के एक सुर से ये कहा कि नहीं, बहुत शानदार था, किसानों के लिए जनउपयोगी बजट। कोई ऐसी कसम थोड़ी खा ली गई है कि नहीं सरकार ने काम किया तो उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, विरोध करना चालू कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मंशा को दिमाग से निकालना पड़ेगा। हम लोग सरकार के साथ है, सरकार के किए हुए कार्यों की समय समय में तारीफ की गई है, की जाएगी, और उनको हमेशा चाहेंगे कि सरकार बहुत अच्छा काम करे। लेकिन जहां पर गड़बड़ी होगी तो हमारा ही काम उनको बताना है। हम लोगों का काम ना उसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति है, ना कोई प्लस है, ना कोई माइनस है। लेकिन जहां गड़बड़ियां होंगी तो परिवार के मुखिया को, हमारे प्रधानमंत्री जी परिवार के मुखिया है, हमको उनको बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, अपनी निवेदन चर्चा किसी भी माध्यम से करनी पड़ेगी। आकांक्ष जी, आपकी बात में राजनीतिक भाषा ज्यादा समझ आती है, क्योंकि देखिए एक तरफ किसान जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि सरकार हमारी मांग नहीं सुन रही है, दूसरी तरफ आप यहाँ पर कहते हैं कि नहीं सुन रही है, तभी तो हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, आप बोलिए अपनी बात। जी जी जी, देखिए अब राजन जी, कोई अहंकार नहीं है कहीं भी। आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं, एक दूसरे के लिए सब लोग हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं कुछ पॉइंटेड चीजें। 2014 के बाद से और 24 तक कोई भी ऐसी, आप देख लीजिए एमएसपी 85% से 115% तक कौन सा ऐसा अनाज है जिस पर एमएसपी तय हो बढ़ाना। और मैंने 40 लाख की संख्या बताई कि 40 लाख संख्या बढ़ गई है खरीदने की, तो 40 लाख किसानों की हमारी संख्या बढ़ी है एमएसपी पर। सरकार ने भंडारण की भी व्यवस्था की बात की थी अपने कानूनों में, नहीं माना गया। आज किसी ने मना नहीं किया आपको दिल्ली आने से। अक्षांश जी, प्रशासन ने कहा आप बसों से जाइए, अपनी गाड़ियों से जाइए, आप करिए। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर, ट्राली,
और ट्रैक्टर में वो नुकीली सामान लगाकर कितने सिपाही जख्मी हुए, कितने किसान जख्मी हुए। ये चाहता है कोई आदमी कि अपने देश में भोपाल में ट्रेन से उतार लिया अश्वनी जी, ये चीजें जो है ट्रेन से उतार लिया। नहीं, और सुन लीजिए, वहां पिछली बार जो आंदोलन हुआ, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे आए और कई की शहादत हो गई जो वहां नहीं आनी चाहिए थी। सरकार ने गोली चला के उनको मार दिया। आप लोगों ने कहा कि इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोगों की हत्या हो गई। सबसे बड़े आपके नेता थे एक संयुक्त किसान मोर्चा के माननीय योगेंद्र यादव जी, उन्होंने यहाँ तक बयान दे दिया कि भाई हमने तो पिच तैयार कर दी थी, अब समाजवादी पार्टी खेल ना पाए, अखिलेश खेलना था। आंदोलन कहाँ जा रहा था ये कि देखिए। नहीं, बिल्कुल साहिल जी, बिल्कुल मैं इस बीच में आना चाहूंगा। मैं आपको नहीं, मेरी बात सुनिए। योगेंद्र यादव ने बहुत अच्छी बात कही है, ये आप बिल्कुल मानते हो, लेकिन आप आप किसानों को बीच से उठाकर ले गए, आंदोलन के बीच से उठाकर ले गए, चिल्ला बॉर्डर खाली करा दिया। किसानों ने तो नहीं कहा सरकार ने लॉलीपॉप दे दिया उनको। नहीं, गलत बात साहिल जी, ये गलत बात है। किसी आदमी की व्यक्तिगत इस बात को लेके आप आंदोलन से नहीं जोड़ सकते। मेरी बात सुनिए, आप आंदोलन से ना जोड़िएगा, मेरी बात सुनिए साहिल जी, इस बात को आप मान लीजिएगा। आप लोग ही हैं जिन्होंने कई किसान नेताओं को आंदोलन के बीच से उठाया, उनको क्या प्रलोभन दिया, क्या चीज दी। आपने टिकट की भी बात करी, मेरी बात सुनिएगा, ऐसी बात ना करिएगा आप, मेरी बात सुनो। और मैं तो उन नेताओं को भी जानता हूं जो उस प्रलोभन में उठकर चले गए थे और आज आपके केंद्रीय मंत्रियों के दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा किसी का। राजेंद्र जी, देखिए बहुत कम शब्दों में बहुत छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, जो आकांक्ष जी से मैंने सवाल पूछा था, एमएसपी को लेकर कानून की मांग की जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि जिस दर को तय किया जाए जिस भी अनाज के लिए, उसी दर पर सरकार हमसे अनाज खरीदे। क्या सरकार अनाज उसी दर पर आपसे नहीं खरीदती है? क्या किसी तरह की घपलेबाजी होती है? बहुत कम शब्दों में देखो, बात बड़ी कम शब्दों में ही कहूंगा। किसान का अधिकार है C2+50 का जो फॉर्मूला है उस पर आप दे दीजिएगा, उसकी लागत और उसका जो 50% उसे मुनाफा दे दीजिएगा। बहुत सीधे शब्दों में, मैं इससे ज्यादा सीधे शब्दों में कह नहीं सकता हूँ कोई। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी हमारे साथ जुड़े और कीमती समय दिया। तो अब देखना होगा कि आखिर 3 केंद्रीय मंत्री जब पहुंच रहे हैं बातचीत के लिए, तो इस वार्ता का कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या किसानों का आंदोलन खत्म होगा, उनको इंसाफ मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।